क्वेश्चन नंबर 31 हमारा स्टार्ट होता है। हम लोग देख रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस और हमें ऑलमोस्ट 120 या 130 तक करना है, तो हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से रखा गया है? जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। किसको? पेट्रोलियम उत्पादन को। देखो क्या होता है, टोबैको प्रोडक्ट है उसके लिए है, मीन्स यहाँ पे नहीं करता हूं मैं इसको। ये जीएसटी के अंदर कवर्ड है, एडिबल ऑयल भी कवर्ड है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कवर्ड है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो नहीं है कवर्ड। इसमें क्या क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपके पास में हो सकता है कोई स्पेसिफाइड दे दे, तो क्या क्या कवर्ड नहीं है? मानव उपभोग के लिए शराब नहीं है कवर्ड, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अपना लिक्विड नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात कच्चा पेट्रोलियम तेल, मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन एवं बिजली जैसी वस्तु एवं वस्तु को जीएसटी के बाहर रखा गया है। संक्षेप में वस्तु मीन्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत केवल मूल्यवर्धन जिसका वैल्यू एडिशन हो पर ही लगाया जाएगा, और कर का बोझ जो कर का फाइनली टैक्स देता कौन है? कस्टमर देता है, जो कि उसका उपभोग करेगा, अंतिम उपभोक्ता ही उसका टैक्स पे करेगा। ये मैं आपको जीएसटी के यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उपभोक्ता करता है। पीटर एफ ड्रकर ने निम्नलिखित में से किसमें बिक्री और विपणन के संबंध के बीच संबंधों पर ध्यान दिया है? किस पे दिया हुआ है? मार्केटिंग का उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना है। ये किसने बोला? पीटर एफ ड्रकर ने बोला था कि मार्केटिंग का जो उद्देश्य होता है ना, मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बिक्री को शानदार बनाना है। तो हम लोग बी ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। सॉरी, कहां पे गया अपना क्वेश्चंस? ऊपर रह गया क्या? प्रसिद्ध विपणन शास्त्री पीटर एफ ड्रकर महोदय ने बिक्री और विपणन के मध्य संबंध को व्यक्त करते हुए लिखा था कि विपणन का मूल उद्देश्य बिक्री को शानदार बनाना है। विपणन के द्वारा वस्तु की मात्रा, गुण व उसकी विशेषताओं को बताया जाता है, जिसमें बिक्री की मात्रा में वृद्धि और इससे बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है कि एक क्षेत्र एक सड़क परियोजना का अभिष्ट नहीं है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI इज नॉट इंटेंड टू, किसके इंटेंड नहीं है? व्यापार संरक्षणावाद के इंटेंड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक क्षेत्र एक परियोजना का उद्देश्य संभार एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा व्यापार प्रभुत्व का पुनः संतुलित करना, जबकि व्यापार संरक्षणावाद इस परियोजना के उद्देश्य नहीं है। क्या क्या है इसके? संभार एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, ये आपका परियोजना का अभिष्ट अंग है। लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और व्यापार प्रभुत्व का पुनर्संतुलन करना। तो क्या नहीं है? ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस मांग में राज्य उपभोक्ता बाजार में आए सभी उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में खरीद रहे होते हैं? कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें क्या होता है? उपभोक्ता है वो सभी प्रोडक्ट को पर्याप्त मात्रा में खरीद रहे होते हैं। फुल डिमांड में, पूर्ण मांग बाजार स्थिति कौन सी? पूर्ण मांग बाजार स्थिति में राज्य की उपभोक्ता बाजार में आए सभी उत्पादों को, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट आए उसको पर्याप्त मात्रा में खरीद रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्ण मांग के अंतर्गत एक बाजार के अंतर्गत सभी उत्पादों की मांग की जाती है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाई गुड्स का ही कोई, जैसे 10 तरह का प्रोडक्ट है लेकिन कोई एक ही बिक रहा है, सभी बिक रहे हैं और सभी समान तरीके से बिक रहे, सभी का डिमांड हो रहा है मार्केट के अंदर। निम्नलिखित में 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष और डेटाबेस का विपणन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्यक्ष और डेटाबेस विपणन का उदाहरण नहीं है? सोशल मीडिया विपणन का उदाहरण नहीं है। किसमें? डेटाबेस का। कैटलॉग है, मेलिंग है,
टेली मार्केटिंग है। प्रत्यक्ष और डाटाबेस विपणन संप्रेषण के अंतर्गत सूची पत्र, मेलिंग, टेली मार्केटिंग को शामिल किया, जबकि सोशल मीडिया विपणन अप्रत्यक्ष और डेटाबेस संप्रेषण की प्रणाली में आता है। ये इनडायरेक्ट वे है सेल करने का, तो इसको प्रत्यक्ष प्रणाली में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, which among the following is not included in the 7 P's of the marketing mix given by the Booms and Bittner? अभी देखो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 7P का मिक्स किसने बोला था कि 7P होता है मार्केटिंग के अंदर, ये किसने बोला था? बूम्स एंड बिटनर ने बोला था। ये किसने बोला था? बूम्स एंड बिटनर ने बोला था। अभी ये पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है 7 में, तो देखो इसने बोला कि प्रोसेस है, पीपुल है, ये है क्या शामिल? तो हम लोग और ऑब्जेक्ट देख लेते कौन कौन सा नहीं है। फिजिकल एविडेंस है, पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स को शामिल नहीं किया गया है। किसके साथ कौन कौन से है वो आप देख लो एक बार। पीपुल है उसमें, 7P में कौन कौन है? पीपुल है, फिजिकल एविडेंस है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। तो ये 4 आप देखोगे ना, ये 4P तो पहले भी हम लोगों ने मार्केटिंग का मिक्स देखा था। केवल इसमें 3 एडिशन किसने किया है? बूम एंड बिटनर ने 3 एडिशन किया है। तो 3 + 4 और 7 इसने टोटल बताया कि 7 होता है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। तो क्या क्या इसने ऐड किया है? पीपुल को किया है, फिजिकल एविडेंस को किया और प्रोसेस को किया है। इसने 3 को ऐड किया है और अपना प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस तो पहले से ही था। क्वेश्चन नंबर 37, विज्ञापन प्रणाली जिसमें व्यापारिक विज्ञापन एक साथ अनेक रेडियो स्टेशनों या टेलीविजन स्टेशन चैनलों पर प्रसारित किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एडवर्टाइजमेंट ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर ना व्यापारिक विज्ञापन एक साथ सारे बहुत सारे रेडियो और टेलीविजनों पर, चैनलों पर एक साथ प्रकाशित किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा रोड ब्लॉक। उसको क्या बोला जाएगा? रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक विज्ञापन प्रणाली विज्ञापन हेतु प्रयुक्त ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यापारिक विज्ञापन एक साथ अनेक रेडियो स्टेशनों और या टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाता है, एक साथ किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोड ब्लॉक प्रणाली बोला जाएगा। विज्ञापन की कौन सी प्रणाली? रोड ब्लॉक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 38, क्रेताओं के द्वारा विपणन प्रक्रिया हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेताओं को दी गई कीमत सूची में से छूट प्रदान करने को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यदि कोई सेलर है वो क्रेता को कोई डिस्काउंट दे रहा है और कौन से में दे रहा है? वो उस कीमत सूची में से छूट प्रदान दे रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको देखो दोनों बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट भी बोला जाता है और फंक्शनल डिस्काउंट भी बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। क्रेता द्वारा विपणन प्रक्रिया हेतु अदायगी करने के लिए विक्रेता तथा क्रेताओं को दी गई कीमत सूची में से छूट प्रदान करने को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और फंक्शनल डिस्काउंट बोलेंगे। कैश डिस्काउंट हम लोग कैश डिस्काउंट तो एक शर्त कंप्लीट होने पे दिया जाता है, वो इमीडिएट नहीं दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक ऐसी ऑनलाइन और ऑफलाइन शोध विधि जो विशेष कर रिटेलिंग में प्रयोग की जाती है, जिसमें शोधकर्ता उपभोक्ता को नियुक्त करता है ताकि वे उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा गुणवत्ता तथा उपभोक्ता के अनुभव को स्वयं मूल्यांकन को गुमनाम उपभोक्ताओं के रूप में मूल्यांकित करने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे? रहस्यमयी खरीदार, जो कि उनका गुमनाम है, उनका कुछ पता नहीं है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, क्या नहीं खरीदना चाहते, उन सब का पता लगाने के लिए उनकी गुणवत्ता, संतुष्टि कैसे होगी, वो सब पता लगाने को क्या बोला जाता है? रहस्यमयी खरीदार। मिस्ट्री शॉपिंग, देखो मिस्ट्री शॉपिंग एक ऐसी ऑफलाइन और ऑनलाइन शोध विधि है, रिसर्च मेथड है जो विशेषकर रिटेलिंग में प्रयोग किया जाता है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्ट्री शॉपिंग कौन से मतलब रिटेल में या होलसेल में कौन से में प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोग बोलेंगे रिटेलिंग में इसको प्रयोग किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता, जिसमें रिसर्चर उपभोक्ता को नियुक्त करता है ताकि वे उपभोक्ता संतुष्टि, सेवा गुणवत्ता, उपभोक्ता के अनुभव को स्वयं मूल्यांकन को गुमनाम उपभोक्ता के रूप में बताता है।
मूल्यांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य नहीं है? प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार का निषेध करना। नहीं भाई, ये नहीं है। प्रधान स्थिति का निषेध, हाँ, डोमिनेटेड पोजीशन, ये डोमिनेट नहीं कर सकते आप किसी भी बिजनेस कर रहे हो उपभोक्ता में। जो कंपटीशन एक्ट बनाया हुआ है 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है, उसमें आप डोमिनेट नहीं कर सकते किसी को। तो ये तो उसमें उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा रोकी करार का निषेध करना। कोई एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट बना है तो उसका प्रोहिबिशन करना, मीन्स उस पर निषेध लगाना, और संयोजन का विनिमय करना, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये आपका कौन सा नहीं है? ये आपका उद्देश्य नहीं है। पूछा है तो आपको करेक्ट आंसर देना है ए में। हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ए को कि क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। इसमें एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 का स्थान लिया था। पहले आपका क्या था उसमें? पहले था मोनोपोली और रेस्ट्रिक्शन ट्रेड ट्रांजैक्शन एक्ट 1969 था, उसको रिप्लेस करके 2002 लाया गया, जो कि आपका कंपटीशन एक्ट बोला जाता है। इसमें क्या है, प्रधान स्थिति को, मींस कोई ऐसे बोले कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग माल को बेचना है, ये सब, इसको आपका रेस्ट्रिक्टेड किया गया, निषेध किया गया, प्रोहिबिशन लगाया गया। प्रतिस्पर्धा रोधी करारों का, कि कोई प्रतिस्पर्धा को रोक सके ऐसा कोई करार किया होगा तो उसको निषेध किया गया है। संयोजन का विनिमय, कॉम्बिनेशन, रेगुलेशन ऑफ आपका कॉम्बिनेशन, ये आपका था 40 नंबर का क्वेश्चन। अभी हम लोग चलते हैं 41 में। वह विपणन कार्य जिसमें लॉसपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जा सकता है, और उसको कहते क्या है? वह विपणन कार्य जिसमें लॉसपूर्ण मूल्य निर्धारण नीति। कौन सा है? कि डिमांड के थ्रू वो फ्लेक्सिबल हो जाए, मतलब जैसा डिमांड वैसा उसका प्राइसिंग, ऐसा मूल्य नीति है। अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिगमन को परिवर्तित, उसको क्या कहा जाता है? उसको तुल्य विपणन मूल्य नीति बोला जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वह विपणन कार्य जिसमें लॉसपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अथवा प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जा सकता है, उसको तुल्य विपणन, सेक्नोलॉजी मार्केटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? बढ़े हुए बाजार भाग के लिए संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने की अवधारणा में निम्न किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से लाभ को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये करने के लिए हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें कस्टमर को ध्यान में रख के ये करना चाहिए। बढ़े हुए बाजार मांग के लिए संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के माध्यम से लाभ को अधिकतम करने की अवधारणा में मुख्य रूप में ग्राहक वर्ग पर ध्यान दिया जाता है। कस्टमर पे ध्यान दोगे तभी तो कस्टमर को आप लोग सेटिस्फाई कर पाओगे, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ेगी और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। दूसरे शब्दों में अधिकतम लाभ की प्राप्ति हेतु बाजार विस्तार करने हेतु ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ये देखो आप लोग देख सकते हो, यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में आया था, तो आप लोग देख लो। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के लिए सेवा की गुणवत्ता की माप नहीं है? उपभोक्ता की सेवा की गुणवत्ता के लिए माप कौन सा नहीं है? रेस्पॉन्सिवनेस, मीन्स यदि आप उपभोक्ताओं को, आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद में यदि उपभोक्ता आपसे कुछ उसके बारे में पूछे कि भाई ये कैसे मेरे को, सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर दिया और उसको आप उपभोक्ता ने पूछा कि भैया मेरे को ये सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, आप इसको इंस्टॉल करने का वे बताइए। आपने भले ही वो डायरी वगैरह डाला है, लेकिन फिर भी आप उसको रेस्पॉन्स कर रहे हो, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसका रेस्पॉन्स कर रहे हो, तो ये रेस्पॉन्सनेस है ना, वो बहुत अच्छा रहता है।
तो इसमें ये गुणवत्ता में शामिल किया जाता है। ये भी आपका उपभोक्ता की सेवा सर्विस के लिए, उपभोक्ता की सर्विस के लिए गुणवत्ता है। रेस्पॉन्सिवनेस, कंपिटिशनेस, कंपिटिनेस नहीं, कंपटीशन के लिए उपभोक्ता को कोई जरूरत नहीं है भैया। आप सेल कर रहे हो उसके लिए ग्राहक संतुष्ट कब होगा? यदि आप रेस्पॉन्सिवनेस हो, आप समानुभूति रखते हो, आप स्पष्टता रखते हो, मीन्स टेंजिबिलिटी रखते हो, तो ये सब गुणवत्ता होती है। हम लोग देख लेते हैं। उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता की माप के लिए विभिन्न मापों जैसे अनुक्रियात्मक मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, समानुभूति, एम्पैथीनेस, स्पृश्यता, टेंजिबिलिटी इत्यादि प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रतिस्पर्धा सेवा नहीं बल्कि वस्तु की गुणवत्ता की माप करती है। ये सेवा नहीं है, ये वस्तु की गुणवत्ता की माप करती है क्योंकि देखो कंपटीशन से ही तो पता चलेगा आपको कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये तो माप है, ये तो मेजरमेंट है, आपको पता चलता है इससे, लेकिन ये सेवा नहीं है, ये कस्टमर के लिए सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण व्यवस्था का एक मंच नहीं है? कौन सा मंच नहीं है? देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, कोई कंज्यूमर कोर्ट का अपन बोले तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, स्टेट कमीशन भी होता है और नेशनल कमीशन भी होता है, लेकिन लोकल फॉर्म नहीं है। मींस मिनिमम आप लेवल पे उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कहां पे जा सकते हो? मिनिमम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो, लोकल फॉर्म नहीं है। और इसमें विवाद कैसे कैसे ये भी आप देख लो, तो जिससे क्या है ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप देख सकते हो कि जिला स्तर तक आप कहां तक का विवाद कर सकते हो। 1 करोड़ से कम का यदि आपका कोई विवाद रहेगा, कोई झगड़ा रहेगा सेलर से, तो आप कहां पे जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे जा सकते हो। और यदि 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो आप स्टेट कमीशन के पास में जा सकते हो। और यदि आपका 10 करोड़ से ऊपर है, कितना भी है, उसके लिए आप नेशनल कमीशन के पास में जा सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 44। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लोकल करके कोई फॉर्म नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, आपका स्टेट कमीशन होता है और नेशनल कमीशन होता है उपभोक्ता के झगड़े सुलझाने के लिए। और आप कौन कौन से लेवल पे कहां कहां जा सकते हो? 1 करोड़ से कम का यदि आपका कोई झगड़ा है तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे जा सकते हो। और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में यदि झगड़ा है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो। और यदि आपका 10 करोड़ से ऊपर है तो आप कहां पे जा सकते हो? नेशनल कमीशन के पास में जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है कि उत्पाद श्रेणी मूल्यन रणनीति निम्नलिखित में से किस संयोजन को सम्मिलित करती है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, किसको कॉम्बिनेशन करती है? तो ये हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट आएंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है, लेकिन इससे बेटर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसमें बी को आप भले ही ऐसे आंख बंद करके लगा दो, ये आंसर है। उत्पाद श्रेणी मूल्यन रणनीति में निम्नलिखित संयोजन है, मतलब मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन है, किसका? पूरक वस्तु मूल्यन, कल पुर्जों का मूल्यन और भार घटक मूल्यन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख लो। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म अपने वितरण व्याप्ति, विशेषता एवं कार्य निष्पादन को तैयार करने के लिए किस प्रकार के विविधीकरण का प्रयोग करती है? Which type of differentiation is used to gain competition advantage through the way of a firm design its distribution coverage, expertise and performance? तो ये आपका होगा चैनल डिफरेंशिएशन, श्रृंखला विभेदीकरण। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म अपने वितरण व्याप्ति, विशेषता एवं कार्य निष्पादन को तैयार करने के लिए चैनल डिफरेंशिएशन का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, सॉरी बहुत आगे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन रणनीति का सबसे अधिक संभावित परिणाम होता है जो सभी संभावित ग्राहकों की सेवा करने का प्रयास करता है? सबसे अधिक संभावित, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन रणनीति का सबसे अधिक संभावित परिणाम होता है जो सभी संभावित ग्राहकों को सेवा करने का प्रयास करता है? सभी ग्राहक आनंदित होंगे? नहीं भाई। ग्राहक कल्पित मूल्य में वृद्धि होगा? नहीं।
कंपनी को अविपणन अभियान सहित अनुवर्ती कार्यवाही करनी होगी। नहीं, सभी ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखने लायक बात है कि आपका भले ही आपने कैसा भी किया हो, लेकिन सभी ग्राहक तो संतुष्ट आपके नहीं होंगे। तो वर्तमान समय में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राहकों की संतुष्टि होने से है, किंतु सभी संभावित ग्राहकों की सेवा करने का प्रयास करने संबंधी विपणन रणनीति को अपनाया जाए तो संभावित परिणाम होगा कि सभी ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा स्थिति एक व्यवसाय को वर्तमान एवं भावी सभी ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात सही है कि वर्तमान और भावी कस्टमर भी संतुष्ट हो, लेकिन ये प्राय करके देखा नहीं जाता है कि आपका जो आपने पहले सोचा हो भावी कस्टमर के लिए, वो आज के दिन जो भविष्य में उसको संतुष्ट कर पाए, ये जरूरी नहीं है। HRM के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के केस में कौन सा सही नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। आंसर नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं HRM के संबंध में कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होते हैं। कर्मचारियों को पोषित किए जाने वाले निवेश और नियंत्रित की जाने वाली लागत के रूप में देखा जाता है। ठीक है। दल के सदस्यों के द्वारा अपने दलों के अंदर टकराव का निपटारा किया जाता है। वेतन और कार्य की स्थितियों में सामूहिक सौदेबाजी का प्राथमिकता न देकर श्रमिकों व उनसे संबंधित कार्यविधि को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतियोगिता से आगे रहने के लिए प्रतियोगी वेतन और स्थितियों पर बल दिया जाता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं था। तो ये चार चीजें हैं जो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसने पूछा था कि करेक्ट कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के से निकट रूप से संबंध रखता है? कौन सा रखता है? आपको ये तो रटना पड़ेगा। ट्रिप्स करके है, TRPS, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक क्षमता से निकट रूप से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रणनीतियों विपणनकर्ता द्वारा अपनाई जाती है ताकि वे अपने उत्पाद को दो श्रेणी में साथ साथ स्थित कर सके? क्या अपनाई जाती है? तो तेजी मंदी की स्थिति अपनाई जाती है। तेजी मंदी की स्थिति विपणनकर्ता द्वारा उत्पाद को दो श्रेणी में एक साथ रखने की अपनाई जाने वाली एक नीति है। दूसरे शब्दों में ग्राहकों के दिमाग में उत्पाद की दोहरी छवि बनाने के लिए अपनाई गई स्थिति रणनीति को तेजी मंदी की स्थिति कहा जाता है। तेजी मंदी की स्थिति में मार्केटिंग उन श्रेणियों पर पहुंचने के लिए POP समानता के अंक और POD अंतर के बिंदु के मिश्रण का उपयोग करती है, जिनके लिए वह अपने उत्पादकों को बेच पाती है। उदाहरण के लिए डोमिनोज को दोहरी स्थिति उत्पाद विशेषताओं के साथ वांछनीय लाभ, उत्पाद विशेषताओं का मतलब ताजा पिज्जा प्रदान करना, वांछनीय लाभ घरेलू वितरण है जो वह प्रदान करता है। वो ऐसे देखता है कि ये तो आपके खाने लायक ना एक होम प्रोडक्ट जैसा हो गया है और हम लोग इसको ताजा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तेजी मंदी का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? 51 ये बोल रहा है भैया विपणन एक, देखो इसमें शेरसन है एंड दोनों ही कथन है, में दोनों ही स्टेटमेंट है। विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई फर्म लाभकारी तरीके के उपभोक्ता की आवश्यकता को राजस्व में परिवर्तित करती है। कथन नंबर फर्स्ट, तो ये सही है क्या? आपको देखना है। कथन नंबर 2 क्या बोलता है? विपणन ऐसे संदेश और कार्य है जो संदेश और कार्य का कारण होती है। तो दोनों कथन सही है क्या? तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों कथन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विज्ञापन की ऐसी पद्धति जिसमें एक विज्ञापन को कई रेडियो और टेलीविजन एक साथ प्रसारित किया जाता है, इसे निम्नलिखित में से जाना जाता है। देखो ये जस्ट पहले ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको रोड ब्लॉक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्टता प्रतिद्वंदी जन फैशन और गिरावट की चार अवस्थाओं से गुजरता है? फैशन क्या होता है? विशिष्टता भी होता है, प्रतिद्वंदा से भी गुजरता है और गिरावट भी आती है उसके अंदर।
तो फैशन वर्तमान में स्वीकार्य एक लोकप्रिय शैली है। फैशन 4 चरणों के माध्यम से गुजरता है। सबसे पहले तो वो विशिष्टता, मतलब इससे अच्छा तो कोई नहीं दिखता, सब प्रोडक्ट में से अलग। वही ग्राहक कुछ नया पसंद देखता है तो उन्हें अलग करता है, ठीक है। प्रतिद्वंदता, अन्य ग्राहक फैशन नेताओं का अनुकरण करने की इच्छा से रुचि लेते हैं। जन फैशन, फैशन बहुत लोकप्रिय हो जाता है और बड़े पैमाने पर विनिर्माण गियर बन जाता है। गिरावट, जैसे बहुत ज्यादा निर्माण होता है और ग्राहक उस फैशन से शिफ्ट होकर दूसरे फैशन पे चले जाते हैं, उपभोक्ता दूसरे फैशन की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये 4 स्टेप होता है, एक तो स्पेसिफाइड, दूसरा प्रतिद्वंदी, तीसरा जन फैशन और 4th नंबर का आपका गिरावट, मतलब गिरावट होना चालू हो जाता है जैसे ही दूसरा कोई फैशन आता है। आप लोग देखते हो कभी पैंट शर्ट में कभी चेंज आता है ना, लड़कियों की ड्रेस में भी चेंज आता है, कभी कौन सा स्टाइल पहनती है, फिर जैसे ही वो उनको अच्छा नहीं लगता दूसरा नया आया तो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 54, in the course of converting to a marketing oriented company, a company may face which of the following hurdles? विपणनोन्मुखी कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के दौरान एक कंपनी को निम्नलिखित में से किस अवरोध का सामना करना पड़ सकता है? ऑर्गेनाइज रिस्टेंट मीन्स अपन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को ना चेंज करेंगे ना, रेसिस्टेंस करेंगे तो उसमें को प्रतिरोध देखने को मिलेगा। धीमा, स्लो लर्निंग होता है क्योंकि नए में जाएंगे तो स्लो लर्निंग होगा। शीघ्र बोलना, फास्ट फॉरगेटिंग, ये तीनों चीजें होता है। तो विपणनोन्मुखी के रूप में परिवर्तित होने के दौरान एक कंपनी 3 प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है: संगठित प्रतिरोध, धीमा अधिगम और शीघ्र भूलना। ये तीनों चीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, विपणन लाभदेयता विश्लेषण विभिन्न विपणन क्रियाओं की लाभदेयता को मापता है। Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इसने बोला विपणन लाभदेयता विश्लेषण विभिन्न विपणन क्रियाओं को की लाभदेयता को मापता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इसने। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि विपणन दक्षता अध्ययन यह पता लगाने का प्रयास करता है कि विपणन की विभिन्न क्रियाओं को अधिक दक्षता के साथ कैसे किया जाए, ठीक है। प्रत्येक कंपनी को चाहिए कि वह समय समय पर विपणन अंकेक्षण द्वारा विपणन दक्षता का पुनः मूल्यांकन करे। ये चारों बातें करेक्ट है कि विपणन का विश्लेषण करना होता है, लाभदेयता के लिए विश्लेषण करना रहता है। तो इनमें से ना चारों बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं आ रहा है। तो हमें सही कौन सा है वो देखना है। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन अंकेक्षण एक कंपनी अथवा व्यावसायिक इकाई के विपणन वातावरण, उद्देश्य, रणनीति तथा क्रियाओं की सर्वांगीण, क्रमबद्ध, स्वतंत्र तथा सर्वाधिक जांच है, जिसका उद्देश्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा सुअवसरों को निर्धारित करना तथा कंपनी के विपणन निष्पादन के सुधार हेतु कार्य योजना की अनुशंसा करना। इस प्रकार विपणन अंकेक्षण दीर्घकालीन योजना है व रणनीति से संबंधित है, विपणन प्रभावशीलता के सर्वाधिक आंकलन में से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? विपणन के ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? विपणन का ब्लैक बॉक्स से संबंध किससे है? ब्लैक बॉक्स मॉडल इज मार्केटिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। ब्लैक बॉक्स का रिलेशन किससे है? कंज्यूमर बिहेवियर से। उपभोक्ता व्यवहार का ब्लैक बॉक्स मॉडल उन प्रोत्साहनों को पहचानता है जो खरीदारी के व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। अतः ब्लैक बॉक्स विपणन में उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित है। इसमें 4 मुख्य दृष्टिकोण रखे गए हैं। ब्लैक बॉक्स के आंतरिक परिचालन को समझने के लिए 4 ऑप्शन रखे गए हैं, दृष्टिकोण रखे गए: अर्थशास्त्र, सामाजिक जीवन, जीव विज्ञान, व्यवहार, जीव विज्ञान और विपणन। 4 रखे गए थे, चारों को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा कंप्लीट हो गया। 58 है, सॉरी। वे मदें जो संबंधित उत्पाद का हिस्सा समझी जाती है उसमें उनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं है?
वितरण माध्य नहीं है। देखो पूरक उत्पाद ये शामिल किया जाता है, गारंटी किया जाता है, वारंटी किया जाता है, ये प्रोडक्ट के अंदर शामिल होता ही है, लेकिन वितरण का माध्यम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये उसमें सम्मिलित नहीं होता। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। किसी वस्तु के दो प्रकार की विशेषता होती है, भौतिक विशेषता तथा गैर भौतिक विशेषता। एक संबंधित उत्पाद की गैर भौतिक विशेषताओं में शामिल होता है गैर भौतिक। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी दो विशेषता होती है, तो हमें देखना पड़ेगा भौतिक विशेषता होती है और गैर भौतिक विशेषता होती है। गैर भौतिक विशेषता में क्या क्या शामिल किया जाता है, गारंटी को शामिल किया जाता है, वारंटी को शामिल किया जाता है और पूरक उत्पाद तथा स्थापन सब्स्टिट्यूट एंड प्रोडक्ट को सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सीधे विपणन का प्रकार नहीं है। देखो रिटेल जो है ना वो सीधा प्रकार नहीं है। डायरेक्ट मेल हम लोगों ने पहले भी देखा था ये क्वेश्चन, ईमेल, डायरेक्ट मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग ये है। प्रत्यक्ष विपणन के प्रकार, प्रत्यक्ष डाक विपणन, टेली विपणन, ईमेल विपणन, प्रत्यक्ष विपणन, जबकि खुदरा विपणन एक ऐसा है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है, तो हम लोग इसको अप्रत्यक्ष रूप में माना जाएगा। एक विपणन नेटवर्क में शामिल है, क्या क्या शामिल है, मार्केटिंग चैनल में क्या क्या शामिल है। विपणन नेटवर्क व्यापार के अवसर का एक प्रकार है, यह उन लोगों में बहुत लोकप्रिय जो पार्ट टाइम व्यापार के अवसर ढूंढते हैं। अमेरिका में इस प्रकार की प्रसिद्ध कंपनियों में कुछ कंपनियां एवन, मेरी केयर, वेपरवेयर, अम्ब्रेला मार्केटिंग नेटवर्क के अंदर आते नेटवर्क कंपनियों के बारे में पूछा है, तो ये पार्ट टाइम करने के लिए जो इच्छुक पर्सन रहते हैं वो इनको अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हुआ। अभी तक हम लोगों ने 1 to 60 कर लिया, जो कि आपका 50% ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट्स का कंप्लीट होता है। आप रिलाई कीजिए, आपके सारे एमसीक्यू इनमें से ही आने वाले हैं। इनमें से मीन्स डायरेक्ट में नहीं बोलता कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड ये आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आपके 101% आपका जीआरएफ हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। अभी तक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ आपका 61 से लेके 90 तक के, और उसके बाद में 91 से लेके अपना जो भी रिमेनिंग जितना भी रहेगा वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे।